गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। मेरा नाम निर्मल पांडे है। तो अभी आप सभी एस्पिरेंट्स जो हैं, ये हुआ होगा कि आप घर आए होंगे और अभी थोड़ा रिलैक्स कर रहे होंगे और आपके सामने वीडियो आ गया होगा। बहुत सारे तो ऐसे होंगे जो अभी वीडियो नहीं देखेंगे या अभी आंसर्स नहीं चेक करेंगे, ये प्रिंसिपल पे होंगे। कोई ऐसा सोच रहे होंगे कि अभी ही आंसर्स देख लिया जाए और सब कुछ क्लियर कर लें। सबसे पहले तो मैं पेपर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि मान के चलिए कोई भी पेपर को हम 5 पार्ट में बांटते हैं या फिर 5 कैटेगरी में बांटते हैं। वेरी हार्ड, हार्ड, मीडियम, इजी, वेरी इजी, है ना। तो मैं इस पेपर को हार्ड के श्रेणी में रखूँगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये हार्ड की श्रेणी में रहेगा। इसके ऊपर एक और श्रेणी है वेरी हार्ड, लेकिन ये मीडियम पेपर नहीं था, ना ही ईजी था, ना ही वेरी इजी तो था ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को छुआ गया है पेपर में जो जनरली हम एक टेक्निकल स्टूडेंट होते हुए हम नहीं पढ़ते। जो जीएस वाला पार्ट था वो काफ़ी डीप पूछा गया है। आपका एप्टीट्यूड पोर्शन बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग रहा है और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत लेंदी हैं और एक्यूरेट आंसर्स आपको फाइंड आउट करने होंगे, तभी आप 4 ऑप्शन में से एक को क्लिक कर पाएंगे, एक को आप जो है सेलेक्ट कर पाएंगे। कन्फ्यूजिंग भी क्वेश्चंस रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ जीएस में हम जनरली टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन सब टॉपिक्स पे कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बल्कि उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है जहाँ पे जनरली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। लेवल बहुत अच्छा रखा गया है। आपका पेपर जो है नॉन टेक का बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और एकदम थका देने वाला पेपर है। तो हम एक्सपेक्ट इतना ज़्यादा टफ़ पेपर का नहीं किए थे, लेकिन पेपर टफ़ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं और ऐसे ऐसे टॉपिक से क्वेश्चंस हैं जो मतलब उस समय एग्ज़ाम प्रेशर में सॉल्व कर पाना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, तो पेपर को एनालाइज करेंगे। ठीक है, जितना भी मार्क्स आपके आ रहे होंगे वो कमेंट बॉक्स में आप अपने मार्क्स को मेंशन कीजिएगा। उससे ये होगा कि आपका जो कट ऑफ एनालिसिस है वो हम कर पाएंगे, उसमें थोड़ा हेल्प हो जाएगा। जो आपका छत्तीसगढ़ जीएस है और इंडिया जीएस है, इसके तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हमको मिल गए। एप्टीट्यूड जीएस का जो बात है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग का, तो हम ज़्यादा समय उस पर नहीं दे पाए, इसलिए पूरे क्वेश्चंस हम नहीं बना पाए हैं। तो जितने क्वेश्चंस हम अभी तक बना पाए हैं उसके आंसर्स हम प्रोवाइड कर देंगे। बाकी के आंसर्स आपको कोई और सोर्स से मिल भी जाएगा और आंसर की भी जल्दी आ जाएगा, तब भी आप मिला सकते हैं। बाकी अगर होगा तो एप्टीट्यूड का एक अलग से वीडियो भी हम बना देंगे। इस वीडियो में जो है छत्तीसगढ़ जीएस और इंडिया जीएस के जितने भी क्वेश्चंस हमने फाइंड आउट किए वो है, प्लस एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जितने हमने बनाए हैं। तो आंसर मिलाइएगा। हाँ, और एक बात ये है कि हो सकता है कि हमारे जो आंसर्स हमने बनाए हैं या खोजे हैं तो कहीं ना कहीं गलती निकल सकता है। तो मान के चलिए अगर हम 150 क्वेश्चन में 130 या 120 क्वेश्चन के आंसर आपको बता रहे हैं अभी, हो सकता है उसमें से 4-5 क्वेश्चन के आंसर गलत निकल जाए। तो अगर गलत होता है तो या तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो बाकी स्टूडेंट्स उसको मिला लेंगे। ठीक है, तो जो पेपर को हम एनालाइज करने वाले हैं वो है सेट ए का पेपर। तो अगर आप वीडियो को देखते देखते अपने आंसर्स मिला रहे हैं तो देख लीजिएगा कि आपका कौन सा सेट है और हम कौन से क्वेश्चंस को देख रहे हैं। जनरली सेट बाय सेट के हिसाब से रहता है, तो देख लीजिएगा। सबसे पहले जो है हम इंडिया जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस के क्वेश्चंस को देखते हैं और लास्ट में एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले है छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो पहला क्वेश्चन है, 51st क्वेश्चन जो है, क्या कह रहा है? इन छत्तीसगढ़ स्टेट क्रॉप सर्कल कंट्रीब्यूशन परसेंटेज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन द ईयर 2019-20 इज। ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। 19-20 का डेटा पूछा है, 2020 और 2021 वाला डेटा नहीं पूछा है। अगर 2020 और 21 वाला डेटा आपको पूछता तो इसका आंसर होता 10.63%, लेकिन आपका 2019 और 2020 में ये जो आंसर है, ये जो डेटा है वो है 10.19%। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 10.19%। 52nd है क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑलसीड क्रॉप ऑफ छत्तीसगढ़। प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है पूछ रहा है। तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख तिलहन फसल है आपका सोयाबीन, ऑप्शन नंबर ए, सोयाबीन। 53rd क्वेश्चन है, इन छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट आर कॉल्ड ढाब। छत्तीसगढ़ में किस ज़िले के वनों को ढाब के नाम से जाना जाता है। तो जशपुर है, ऑप्शन नंबर सी, जशपुर। 54th क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ हैज़ स्टेट टमाटो रिसर्च सेंटर। छत्तीसगढ़ में राजकीय टमाटर अनुसंधान केंद्र किस जिले में है। तो ये है जशपुर में, ऑप्शन नंबर डी, जशपुर। आपका 55th क्वेश्चन है, फर्स्ट बियर प्लांट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट।
पहला बियर प्लांट छत्तीसगढ़ स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुर्ग। ऑप्शन नंबर सी, दुर्ग। 56th क्वेश्चन है, विच प्लान ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट इज रिलेटेड टू सेल्फ रिलायंस ऑफ वनांचल विलेजेस? वनांचल के गांव को स्वावलंबी बनाने वाली छत्तीसगढ़ राज्य की योजना का नाम क्या है? तो ये है इंदिरा वन मितान योजना। इंदिरा वन मितान योजना, ऑप्शन नंबर बी। 57th क्वेश्चन है, नो पर्सन शाल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, इट इज़ रिटन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। ये दोहरी दंड का जो अनुच्छेद है ये आर्टिकल नंबर 20 में है, ऑप्शन नंबर बी। 58 क्वेश्चन है, तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना किनके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है आपके शहीद महेंद्र कर्मा जी के नाम पे। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जो सही है। आपका 59th क्वेश्चन है, ऑन विच ग्राउंड प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड? राष्ट्रपति के विरुद्ध किस आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो ये संविधान का उल्लंघन करने पे लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60 है, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द वोटर्स लिस्ट ऑन विच ऑफिसेस नोटिस वोट क्लेम्स फॉर द इंक्लूजन ऑफ द नेम्स इन द लिस्ट और ऑब्जेक्शंस टू एनी एंट्री इज नॉट टू बी पब्लिश्ड? तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन ऑप्शन नंबर ए हो सकता है इसका आंसर। 60 का ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। 61st क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट पंचायत इलेक्शन हेल्ड इन छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बार पंचायत इलेक्शन कब हुआ था? तो इसका भी जो आंसर है ये एकदम अभी तक श्योर नहीं पता चल पाया है। हमारा छत्तीसगढ़ का गठन 2000 में हुआ था, तो उसी के आसपास होने का है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी में चांसेस हैं कि उन दोनों में से कोई आंसर है। 62nd क्वेश्चन है, अंडर विच पंचायत निर्वाचन नियम द छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्शन कमीशन डज नोटिफाई पंचायत इलेक्शंस? किस पंचायत निर्वाचन नियम के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनावों की सूचना जारी करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूल नंबर 90, छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995, ऑप्शन नंबर ए। 63 क्वेश्चन है, विच कमिटी वाज सेटअप इन 1977 टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ पंचायत्स? पंचायतों के कार्यों पर पुनर्विचार के लिए वर्ष 1977 में किस समिति का गठन हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन नंबर बी। 64th क्वेश्चन है, मैच द कमिटीज एंड एक्टिविटीज ऑफ द कमिटीज ऑफ जिला पंचायत? जिला पंचायत की समितियों एवं उनके द्वारा संपादित कार्यों को सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिएगा एक बार, ऑप्शन नंबर बी है 64th का आंसर। एग्रीकल्चर कमेटी का जो ऑप्शन सही है वो है पावर एंड फिशरीज। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का आ रहा है आपका बजट एंड टैक्सेशन। बजट एंड टैक्सेशन। ऑप्शन नंबर सी का आ रहा है रूरल वाटर सप्लाई एंड माइनर। और कोऑपरेटिव एंड इंडस्ट्रियल कमेटी का आ रहा है कॉटेज इंडस्ट्री एंड मार्केट, रूरल कॉटेज इंडस्ट्री एंड मार्केट। 65th क्वेश्चन है, हु चेयर्स एवरी मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के प्रत्येक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करते हैं? इसका आंसर है सरपंच। 65th का आंसर है सरपंच, बी ऑप्शन। 65th का आंसर है सरपंच, बी ऑप्शन। फिफ्थ का आंसर है ऑप्शन बी, बी ऑप्शन है। 66th जो क्वेश्चन है वो है, अमॉन्ग द 10 इनकारनेशंस ऑफ विष्णु द लॉर्ड बुद्धा इज एट विच नंबर? विष्णु के दशावतारों में से बुद्ध अवतार का कौन सा क्रम है? तो ये 9वां क्रम है, 9th, ऑप्शन नंबर सी। 9वां क्रम है 9th, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 67th, तेलासीवाड़ा इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजियस सेक्ट? तेलासीवाड़ा किस धार्मिक पंथ से जुड़ा हुआ आस्था स्थल है? तो ये सतनाम पंथ का है, सतनाम पंथ, ऑप्शन नंबर सी। 68th क्वेश्चन है, विच प्लेस इन छत्तीसगढ़ इज फेमस फॉर
एक्सपिएशन ऑफ काउ स्लॉटर। छत्तीसगढ़ में गौ हत्या पातक स्थल के रूप में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो ये है सिरकट्टी आश्रम कुतेना, ऑप्शन नंबर सी। सिरकित्ती आश्रम कुतेना, 68 का ऑप्शन नंबर सी। 69 क्वेश्चन है, भांड देउल ऑफ आरंग इज ए टेम्पल ऑफ विच कैटेगरी फ्रॉम द फॉलोइंग। आरंग का भांड देउल निम्न में से किस श्रेणी का मंदिर है? तो ये जैन धर्म के रिलेटेड में है ये, तो ऑप्शन नंबर डी। 69 का है ऑप्शन नंबर डी। 70th क्वेश्चन है, कंडेल द प्लेस रिलेटेड विथ नहर सत्याग्रह इज प्रेजेंटली सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल वर्तमान में किस जिले में है? तो वर्तमान में वो धमतरी जिले में है, ऑप्शन नंबर बी। 71st क्वेश्चन है, बीच तरिया माँ गोबर चौथा जो पहेली है इसका क्या विकल्प है, मतलब इसका क्या मतलब है? तो वो है कछुआ, टॉर्टोइज, ऑप्शन नंबर डी। 72nd क्वेश्चन है, इन जगदलपुर दलपत सागर टैंक वाज बिल्ट बाय द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तो दलपत सागर जो नहर है, आपका जो तालाब है, वो किस राजा ने, किस शासक ने बनवाया था? तो ये आपको पता ही है कि किस डायनेस्टी के थे दलपत देव? दलपत देव थे काकतीय डायनेस्टी के, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन एकदम हार्ड है, कुछ कुछ क्वेश्चन इजी भी है, लेकिन ओवरऑल पेपर को हार्ड की ही श्रेणी में डाला जाएगा। 73rd जो क्वेश्चन है वो है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक छत्तीसगढ़ी दान लीला। छत्तीसगढ़ी दान लीला के रचयिता कौन है? तो कौन है? सुंदरलाल शर्मा जी हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 74th क्वेश्चन है, 74th क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ चंदा अमृत बरसाइस। चंदा अमृत बरसाइस के रचयिता लेखक कौन है? तो लेखक हैं आपके लाखनलाल गुप्त जी हैं, ऑप्शन नंबर बी। 75th क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स। 75th क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स। इसका आंसर है सी, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। 75th का आंसर है सी। 76th, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दी मुहावरे। मुहावरे का मतलब पूछ रहा है जीव धारण। जीव धारण जो है उसका मुहावरा का मतलब क्या है? तो ये थोड़ा सा डाउट में है, तो इसका आंसर अभी डाउट में है, इसको कहीं और से आप देख लीजिएगा। 77th क्वेश्चन है, खुरमी डिश इज़ मेड बाई। खुरमी जो पकवान है किससे बनाया जाता है? तो आटे व गुड़ का मिश्रण से बनाया जाता है, आपको पता है। तो ये मिक्सचर ऑफ व्हीट फ्लोर एंड जैगरी, आटे और गुड़ से। 78th क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट, छत्तीसगढ़ी बोली जो लरिया है वो किस स्टेट के बॉर्डर पे बोली जाती है? तो ये आपको पता है, आपके उड़ीसा के बॉर्डर पे बोली जाती है, ऑप्शन नंबर सी है। 78th का आंसर है सी। 79th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ चिकारा। चिकारा का मतलब पूछ रहा है। चिकारा एक वाद्य यंत्र है, चिकारा एक वाद्य यंत्र है, ऑप्शन नंबर डी, ए टाइप ऑफ वोकल इंस्ट्रूमेंट। 80th क्वेश्चन है, सांठी नेम्ड ज्वेलरी इज वॉर्न ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। सांठी जो है कहाँ पर पहनी जाती है? तो पैर पर पहनी जाती है, ऑप्शन नंबर बी, इन द लेग। 81st क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ द आइडम। मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। जार भूतान, जर भूतान का मतलब पूछ रहा है। क्रोध के मारे जलना, इसका जो अर्थ होता है वो है क्रोध के मारे जलना, मतलब टू बर्न विथ एंगर, ऑप्शन नंबर डी। 81st का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। 82nd क्वेश्चन, द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सरफेज। इट इज़ रिटन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव वयस्क मत अधिकार के आधार पर होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 326। 326 में ये लिखा हुआ है। 83rd क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज एनोटेड इन द स्टेट एम्ब्लेम ऑफ द स्टेट छत्तीसगढ़ स्टेट। छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय चिन्ह में क्या अंकित है? तो क्या अंकित है? अशोक स्तंभ अंकित है, ऑप्शन नंबर डी। 84th क्वेश्चन, विच पीरियड ऑफ द रॉक्स आर मेनली फाउंड इन बघेलखंड प्लेट्यू इन छत्तीसगढ़। बघेलखंड प्लेट्यू में किस श्रेणी के जो रॉक्स है वो पाए जाते हैं? तो वो डेवोइयन युग के जो पत्थर हैं वो पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, ठीक है।
जो पेलोसिन होता है वो डायनासोर का अंत को बताता है, जुरासिक जो होता है वो डायनासोर का जन्म को बताता है, डेवोनियम है इसका जो आंसर है। इसके बाद कार्बोनिफेरस युग का आना हुआ, ठीक है, कोयला वाला जो युग था। एटी फिफ्थ क्वेश्चन जो है, 85th क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ विच रिवर इज आउटसाइड, ओरिजिन ऑफ विच रिवर इज आउटसाइड छत्तीसगढ़ बॉर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है। तो ये है उद्गम स्थल कहाँ से, ये छत्तीसगढ़ नदी से बाहर है, मतलब इंद्रावती नदी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 86th क्वेश्चन की अगर बात करें तो विच पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट हैज़ लेस टेम्परेचर वेरिएशन इन समर एंड विंटर सीजन। छत्तीसगढ़ राज्य का वह कौन सा भाग है जहां ग्रीष्म व शीत ऋतु का तापांतर कम होता है, मतलब जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है वो सबसे कम है। ये आपका है आंसर सरगुजा है, ऑप्शन नंबर सी, सरगुजा प्लेट्यू, सरगुजा प्लेट्यू है, ऑप्शन नंबर सी। 87th क्वेश्चन है, विच मिनरल इज फाउंड इन बलोची एंड ढेलका दत्त एरिया ऑफ दुर्ग एरिया। दुर्ग एरिया का कौन सा ये सब जो एरिया दिए उसमें कौन सा मिनरल ज़्यादातर पाया जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। इसका आंसर है लेड, आंसर नंबर डी, लेड, सीसा। 88 की अगर बात करें, टू कॉल अ स्पेशल मीटिंग ऑफ द जिला पंचायत हाउ मेनी मेंबर्स रिक्विजिशन इज राइटिंग इन एसेंशियल। जिला पंचायत की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की लिखित मेंबर्स का रिक्विजिशन चाहिए होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 50% से अधिक होना चाहिए, 50% से अधिक होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। टू कॉल ए मीटिंग ऑफ द जिला पंचायत हाउ मेनी मेंबर्स रिक्विजिशन इज राइटिंग इन एसेंशियल, 50% से अधिक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी और डी में इसमें डाउट हो सकता है कि कौन सा आंसर पीएससी लेगा। 89th क्वेश्चन देखते हैं। 89th क्वेश्चन जो आपका है, बिटवीन कोल लेयर्स डैश इज फाउंड इन द रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो कोल लेयर्स के बीच में क्या पाया जाता है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा बोल रहा है। तो इसका जो आंसर है अभी एकदम क्लियर नहीं है। 90th क्वेश्चन देखते हैं। 90th क्वेश्चन है आपका, इन द कंडीशन ऑफ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ सरपंच हु विल एक्ट एज द ऑफिशिएटिंग सरपंच। सरपंच के पद पर आकस्मिक रिक्ति होने पर मतलब कौन उसके जगह पे वर्क करेगा। तो ये मेंबर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स अमॉन्ग्स्ट देमसेल्व्स, सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया सदस्य जो है इसका काम करेगा, मतलब 90th का जो आंसर है वो है डी। 91st, अरेंज द फॉलोइंग किंग्स ऑफ पांडु डायनेस्टी इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर टेन्योर। तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर टेन्योर मतलब बढ़ते क्रम में सजाइए, ऐसा कह रहा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, ऑप्शन नंबर डी। सबसे कम नंददेव वन का है, सबसे अधिक जो है महाशिवकुट बलार्जुन जी का है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 91st का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो आपका 89th क्वेश्चन है ना, इसमें दो ऑप्शन में जो डाउट है वो है या तो ग्राफाइट हो सकता है या फायर क्ले भी हो सकता है। ग्राफाइट पे ज़्यादा चांस है, लेकिन बी और डी में कुछ हो सकता है। 92nd क्वेश्चन देखते हैं। 92nd क्वेश्चन का जो है डाउट है अभी, हु वाज दी कुलपुत्रक द ऑफिस बियरर मेंशन्ड इन द यज्ञ पिलर ऑफ किरारी। तो इसका आंसर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। 93rd जो क्वेश्चन है, व्हेन नागपुर स्टेट वाज मेड ए पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन 1854, देन दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें से कौन सा सही कौन सा गलत ऐसा पूछ रहा है। 93rd का आंसर है डी, मतलब बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, मिस्टर मेंसल रेसिडेंट ऑफ नागपुर वाज मेड द फर्स्ट कमिश्नर ऑफ द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड नागपुर स्टेट, और दूसरा है चार्ल्स सी इलियट वाज मेड द फर्स्ट डेप्यूटी कमिश्नर। डेप्यूटी कमिश्नर वाला पॉइंट तो आप पढ़े ही होंगे, पहला पॉइंट थोड़ा सा डाउट था, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है 93rd में। 94th क्वेश्चन है आपका, मैच करने को कह रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। मतलब आपका परलकोट जो रिबेलियन है उसमें था, आपका परलकोट विद्रोह जो था वो बस्तर में मराठा एवं ब्रिटिश शासन के विरोध में था।
आपका जो मेरिया विद्रोह था वो नरबली प्रथा बंद करने के विरोध में था। आपका कोई विद्रोह जो था वो सल वृक्ष काटने जाने के विरोध में था। और तारापुर विद्रोह जो था वो था ताकोली कर जो होता है उसके वृद्धि जो हुआ था उसके विरोध में। 95th क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, ए या डी में से कोई भी हो सकता है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट दीवान गोपीनाथ कपादर, इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो बी और सी तो सही है, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन सप्रेसिंग द बस्तर रिवोल्ट और बिकेम द मेन कॉज ऑफ बस्तर रिवोल्ट इन 1876, तो ये तो है ही, बी और सी सही है। लेकिन ए और डी में क्या सही है इसमें थोड़ा डाउट है, तो ए और डी में से कोई हो सकता है। 96 क्वेश्चन देखते हैं। 96 क्वेश्चन है, अरेंज इन ऑर्डर फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड द फार्मर्स मूवमेंट विच स्टार्टेड इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो किसान विद्रोह हुए हैं, किसान आंदोलन जो हुए हैं, वो आपको सजाने हैं इन ऑर्डर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, मतलब प्रारंभ से अंत तक। 96 का जो आंसर है वो है बी। बी है, मतलब क्या क्या दिया है इसमें, कंडेल दिया हुआ है, आपको ढोंडी लोहारा दिया हुआ है, आपको जो है सेवता ठाकुर वाला जो रिविलियन है वो दिया हुआ है। तो जो ईयर है आपको पता है, कंडेल नहर वाला 1920 का है, ढोंडी वाला जो है 1937 से 39 का है। तो ये ईयर के हिसाब से आप जब उसको सजाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 97th क्वेश्चन है, द ओनली रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम छत्तीसगढ़ इन द 1889 बॉम्बे सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज। 1889 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे। तो इसका आंसर है सी, वमन राव लाखे जी थे जो एकमात्र प्रतिनिधि थे। हु अपोज द साइमन कमीशन एज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के रहते साइमन कमीशन को किसने अपोज किया था, तो इसमें थोड़ा डाउट है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन थे उस हिसाब से, क्योंकि खरे कैबिनेट एक हुआ था 1937 में, साइमन कमीशन कब हुआ था और हमारा कैबिनेट कौन सा था और उसमें एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, उसके हिसाब से होगा। पंडित रविशंकर शुक्ल जी भी एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, और जब वो सीएम बने थे तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे और साइमन कमीशन कब हुआ था। तो ये तीनों चीज़ों को देखकर इसको थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा डाउट है। 99th क्वेश्चन है, हु वॉज अरेस्टेड फॉर होस्टिंग दी ट्राई कलर फ्लैग इन दी रायपुर ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में किसे गिरफ्तार किया गया था, तो रामकृष्ण ठाकुर जी को किया गया था। रामकृष्ण ठाकुर जी, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। 100th क्वेश्चन है, इन हुज टाइम द फॉरेस्टर केम टू छत्तीसगढ़। जो फॉरेस्टर थे, अंग्रेज थे, ये किसके उसमें आए थे, तो ये आए थे ऑप्शन नंबर ए, महिपतराव दिनकर जी के समय। 100 का जो आंसर हो गया वो है ए। इसके बाद जो जनरली क्वेश्चंस हैं वो इंडिया लेवल के क्वेश्चंस है, अभी जो था थोड़ा मिक्स टाइप का था, छत्तीसगढ़ के ज़्यादा थे। 101 क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट्स को पढ़ने को कह रहा है और कौन सा सही है कौन सा गलत है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इन 1911 कांग्रेस एनुअल सेशन वाज हेल्ड इन कलकत्ता, बिल्कुल सही है। 1911 में कलकत्ता में जो है हुआ था। 1911 में जो प्रेसिडेंट थे वो BN धर थे, ये भी सही है। और जनगण मन पहली बार गाया गया था, ये भी सही है। मतलब सभी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 102 क्वेश्चन कौन सा है, इसमें भी स्टेटमेंट, इस बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत आए और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जनरली टफ बना देते हैं। ये करता ये है कि आपको एक स्टेटमेंट का आंसर पता होगा कि ये सही है कि गलत है, लेकिन दूसरे वाले में आप डाउट होंगे और वो घुमाएगा 1 2 1 2 3, यही सबसे हार्ड क्वेश्चन होता है। 102 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू। मतलब जो पहला स्टेटमेंट है, शिमला वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द गोरखा वार, वो गलत है। लेकिन 1964 में वाइसरॉय जॉन लॉरेंस थे जिन्होंने जो अपना जो काउंसिल है उसको शिमला शिफ्ट किया था, ये सही है। तो 102 का जो आंसर है वो है सी। वन 103 का जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ईयर के हिसाब से आपको सुमेलित करना है। जो आपका 1853 है, 1853 में रेलवे लाइन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने हुआ था। आपका जो 1857 है, 1857 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल इन बॉम्बे, ये सही है। 1881 में मद्रास हार्बर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था और 1911 में ट्रांसफर हुआ था कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली में। तो आपको ए और डी तो सही पता ही होगा, तो 1 और 4 आपको पता था, तो ऑप्शन नंबर ए तक तो आप पहुंच ही जाते अगर दो स्टेटमेंट भी पता रहता तो। 104th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नियो गॉथिक स्टाइल। काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, नियो गॉथिक स्टाइल होता क्या ये नहीं पता।
तो कैसे बनाएंगे ये क्वेश्चन को? मुंबई सेक्रेटरिएट, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, मुंबई हाई कोर्ट, ये तीनों जो है गॉथिक स्टाइल से बने हुए हैं। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो गॉथिक स्टाइल से नहीं बना हुआ, इसलिए इसका आंसर गेटवे ऑफ इंडिया है। 105th क्वेश्चन है, इन 1946 कांग्रेस पार्टी हैज़ फॉर्म्ड कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स। 1946 में कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स बने थे जिनके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि इनमें से कौन थे जो उनके मेंबर नहीं थे। जनरली हम कोई कमेटी पढ़ते हैं तो हम प्रेसिडेंट को याद रखते हैं और बहुत सारे मेंबर्स को याद रख पाना मुश्किल होता है। इसका आंसर है BN रे, असफ अली, KT शाह और KM मुंशी उस कमेटी के मेंबर्स थे। 106th क्वेश्चन है, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दादरा एंड नगर हवेली यूनियन टेरिटरी के रूप में मतलब आए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 में दादरा एंड नगर हवेली को एज एन यूनियन टेरिटरी वो कर लिया गया था, मतलब दर्जा दे दिया गया था। 107th क्वेश्चन है, नो चेंजेस वाज मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स अंडर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इनमें कौन से आर्टिकल में कोई चेंज नहीं किया गया था? आर्टिकल 15 में किया गया था, 19 में किया गया था और 31 में किया गया था, आर्टिकल 18 में नहीं किया गया था। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 108 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को पढ़ने को कह रहा है और कौन सा सही है कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। सुनीति कुमार चटर्जी वाज इंचार्ज ऑफ हिंदी प्राचार्यणी सभा ऑफ बंगाल बिफोर इंडिपेंडेंस, ये जो है आपका बिल्कुल सही है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट कि वो 1955 में मेंबर थे ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के, बिल्कुल सही है। लेकिन जो सपोर्ट कर रहे थे हिंदी लैंग्वेज को, ये वाला जो पार्ट है ये गलत है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। 109th क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट भूपेन हजारिका सेतु। देखिए आप सभी सिविल के स्टूडेंट्स हैं तो ये वाला चीज़ आपको पता होना चाहिए था कि ये एक आर्च ब्रिज नहीं है, ये एक बीम ब्रिज है, इसलिए ये करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं है। बाकी ये लोहित रिवर पे बना है, बिल्कुल सही है। लोहित एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र का, सही है। लॉन्गेस्ट ब्रिज है अभी, लेकिन अभी चेंज हो जाएगा क्योंकि 2023 में एक ब्रिज आ जाएगा जो इससे भी लंबा होगा, लेकिन अभी फिलहाल लॉन्गेस्ट है। और धोला सादिया ब्रिज के नाम से फेमस है, ये भी सही है, लेकिन ये एक बीम ब्रिज है इसलिए आर्च ब्रिज सही नहीं है। 110th क्वेश्चन देखते हैं। 110th क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स हैज अपॉइंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा बार चीफ जस्टिस को किन्होंने अपॉइंट किया है ये पूछ रहा है। तो अब्दुल कलाम जी जो हैं सबसे ज़्यादा बार चीफ जस्टिस को अपॉइंट किए हैं, 6 बार इन्होंने किया है और बाकी सभी जो हैं वो 4 और 5 बार हैं। इतना तक याद रख पाना बहुत मुश्किल होता है इन टाइप के क्वेश्चंस को, इसीलिए ये पेपर को मैं टफ की तरफ कह रहा हूँ, याद नहीं रह पाता है। 111th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स हैज़ नॉट बीन पास्ड बाय द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ये आपको पता होना चाहिए था क्योंकि 3 ही ऐसे बिल्स हैं अभी तक जो जॉइंट सिटिंग में पास हुए हैं। वो है डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1961, ये पास हुआ था। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 ये पास हुआ था। और बैंकिंग सर्विसेज कमीशन रिपील बिल जो 1978 में ये पास हुआ था। बस लोकपाल और लोकायुक्त बिल जो 2013 वाला है ना, ये पास नहीं हुआ था, इसलिए 111 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 112th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट ऑफ 1931 द फाइनेंस बिल मस्ट बी पास्ड विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। तो कितने दिनों में फाइनेंस बिल को पास कर देना ज़रूरी है? ये है 75 दिनों के अंदर। तो 112th क्वेश्चन का आंसर है 75 डेज, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें, ऑप्शन नंबर सी सही है। 113th क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सीट्स आर रिजर्व्ड इन लोकसभा फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो केरला में शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सीट नहीं अलॉट है, नागालैंड में भी नहीं है, सिक्किम में भी नहीं है, बस मणिपुर में है, वो भी एक सीट एसटी के लिए अलॉटेड है लोकसभा में, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। 114th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन द स्पीकर ऑफ लोकसभा फॉर मोर देन 1 टेन्योर ऑफ लोकसभा। पूछ ये रहा है इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो एक से ज़्यादा बार स्पीकर नहीं बने हैं। ठीक है, तो आपके जो बलराम झाकर हैं, जीएमसी बाल योगी जी हैं या गुरदियाल सिंह धिल्लन जी हैं, ये तो बने हैं, 2 बार बने हैं, दो बार लगा, 2 बार बने हैं। लेकिन हुकुम सिंह जो हैं ये एक ही बार बने थे, इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 115th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडहॉक कमेटी। इनमें से कौन सा कमेटी एडहॉक कमेटी नहीं है? इसमें से 3 एडहॉक कमिटीज़ हैं। रेलवे कन्वेंशनल कमेटी है, जॉइंट कमेटी ऑन द ऑफिसर्स ऑफ द प्रॉफिट भी है और जॉइंट कमिटी ऑन द सिक्योरिटी इन द पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स भी है। बस ऑप्शन नंबर ए जो है आपका जॉइंट कमिटी ऑन द फर्टिलाइजर प्राइसिंग ये नहीं है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 116th क्वेश्चन है,
व्हाट इज करेक्ट अबाउट एडवाइजरी जुडिस्टिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी जुडिस्टिक्शन है उसमें से क्या सही है। तो सबसे पहले तो 143 आर्टिकल में ये आपको पता होगा, तो ऑप्शन नंबर ये तो सही ही है आपका ऑप्शन नंबर 2। प्रेसिडेंट हैज रेफर्ड टू द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन रिलेशन टू द दिल्ली एक्ट 1951 फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार 1951 दिल्ली लॉस एक्ट में ये हुआ था, तो ठीक है, ये भी है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, जो पॉइंट नंबर 1 कि सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव इट्स ओपिनियन इफ द प्रेसिडेंट आस्क्स फॉर इट्स एडवाइस, बाउंड टू गिव वाला जो पॉइंट है इसमें थोड़ा सा डाउट है। क्या वो बाउंड है, मतलब क्या मांगे जाने पर बाध्य है? नहीं, बाध्य तो नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है 2 और 3 बस सही है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 117 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट इनमें से कौन सा नहीं है? तो मैंने जितना फाइंड किया, दीमा हसाओ है, चकमा भी है, लेकिन चरिया देव मुझे कहीं दिखा नहीं, इसलिए इसका आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, और दीमा हसाओ और चकमा है। वन 118th क्वेश्चन है, इन ओलंपिक्स 2020 व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग कंट्रीज हु गॉट मेडल इन एथलेटिक्स। अब क्वेश्चन घुमाया है, हम वैसे तो 48 पोजीशन में थे, अब ये 48 तो दिख नहीं रहा है, ये बोल रहा है कि एथलेटिक्स में हमारा पोजीशन क्या है, हम एथलेटिक्स में किस पोजीशन में रहे, जो जो कंट्रीज एथलेटिक्स में जो मेडल जीते हैं उनमें हमारा रैंक क्या रहा, ये पूछा है। तो एथलेटिक्स में हम मेडल जीते, सबसे बड़ा मेडल तो उसी में जीते, हम गोल्ड मेडल जीते हैं, तो इसका आंसर है 18th, हम 18th रैंक पर रहे। एक ही गोल्ड मेडल आया है, एक ही मेडल हमारा टोटल आया था, और हम 18th रैंक पर रहे एथलेटिक्स में, अमॉन्ग द कंट्रीज हु वॉन इन एथलेटिक्स। 119th क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में क्या सही है। इसका पहला पॉइंट तो आप सभी को पता था कि मेन सिंगल किन्होंने जीता, तो नोवाक ने जीता, ठीक है। आपका 2 और तीसरा पॉइंट बहुत हार्ड था, कैसे मतलब मिक्स डबल का भी, चलिए आप अगर विनिंग कॉम्बिनेशन का बात करेंगे तो राजीव राम आपको दिख जाएगा, क्योंकि भारतीय मूल के हैं और ये है वो है, मिल गया। लेकिन रनर अप कौन था ये याद रखना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ये भी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए 119th का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 120th क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट सीपीयू विथ 3.2 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड। तो सबसे पहले तो क्लॉक स्पीड क्या है, क्लॉक स्पीड बताता है कि जितना भी गीगाहर्ट्ज है उतना बिलियन साइकिल्स वो एक सेकंड में एग्जीक्यूट करता है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द सीपीयू विल एग्जीक्यूट 3.2 बिलियन साइकिल्स इन 1 सेकंड। 121st क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ कर्नल इन एंड्रॉइड स्मार्टफोन। एंड्रॉइड स्मार्टफोन में कर्नल का नाम क्या है, तो लिनक्स कर्नल है, ऑप्शन नंबर ए। 122 है, ये पता होना चाहिए था आपको। 122 क्वेश्चन, एक नेविगेशन सिस्टम है चाइना का, बेईडोउ जो है, ऑप्शन नंबर ए 122। 123rd है, विच लॉन्चर वाज यूज्ड फॉर चंद्रयान 2 मिशन। ये भी आपको पता होना चाहिए था, इंपॉर्टेंट है, GSLV Mark 3, ऑप्शन नंबर सी 123। 124th क्वेश्चन है, RT-PCR का आपको फुल फॉर्म पूछा है। जब कोरोना वाला चीज़ चल रहा था तब आप पढ़े होंगे, और भूल गए होंगे तो अलग बात है, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं आया होगा ऐसा सोचा होगा आपने, लेकिन एक ना एक क्वेश्चन तो उससे पूछेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 124th, ऑप्शन नंबर सी। 125th, प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है, तो गांधीनगर में लोकेटेड है, ऑप्शन नंबर सी। 126th क्वेश्चन, हु वाज द चीफ ऑफ द जॉइंट सेलेक्ट कमिटी व्हेन ड्राफ्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का मसौदा तैयार करने वाला, मतलब ड्राफ्ट करने वाला चयन समिति में अध्यक्ष कौन थे, तो 126th क्वेश्चन का आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो। 126 का आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर ए। 127th क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला फिर से आ गया, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो है वो इंक्रीज़ करता है कंजम्पशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल से, लेकिन डिक्रीज़ करता है सब्सिडी मिलने पे, तो 127 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 128 क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1949 कॉन्स्टिट्यूटेड ए नेशनल इनकम कमिटी फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, हु चेयर्ड द कमिटी। इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो इस कमेटी के चेयरमैन थे PC महालनोबिस। हमारा 5 ईयर प्लान्स बनाए थे, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, हेराल्ड डोमर और महालनोबिस जी जो है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है।
129 क्वेश्चन में व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट जनरल फर्टिलिटी रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट के बारे में क्या गलत है। तो ये है कि सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज कॉल्ड जनरल फर्टिलिटी रेट, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज टेकन एज 15 to 54 ईयर्स, ये गलत है क्योंकि 15 से 54 ईयर्स नहीं लिया जाता है, कम लिया जाता है, 54 ईयर्स तक का रिप्रोडक्शन एज नहीं लिया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। फर्टिलिटी रेट ऑफ अर्बन एरियाज इज मोर देन दैट ऑफ द रूरल एरियाज जो है ये भी गलत है, रूरल एरियाज का ज़्यादा है और अर्बन का कम है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 बस सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 129 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 130th क्वेश्चन, 130th क्वेश्चन है, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 व्हाट वाज इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व एज 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021 तक इंडिया का जो फॉरेस्ट रिजर्व है कितना था एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। इसका आंसर है $633.6 बिलियन, ऑप्शन नंबर बी। 131st क्वेश्चन है, एज पर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स व्हाट वाज द ओवरऑल रैंकिंग ऑफ इंडिया। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार इंडिया का जो ओवरऑल रैंक है वो कितना था। 131st का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 66th रैंक था। 132 क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एज पर द वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अनुसार इंडिया का क्या रैंक था, 69th रैंक था, ऑप्शन नंबर ए। 133rd क्या क्वेश्चन है, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 अंडर द नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज वर टेकन अप फॉर अप्रोक्सीमेटली व्हाट हेक्टेयर एरिया। तो इसका आंसर 1.18 लाख हेक्टेयर्स होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें डाउट है, ऑप्शन नंबर ए हो सकता है इसका आंसर। 133rd का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 134th क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट। स्विफ्ट का फुल फॉर्म पूछ रहा है, स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी। 134th का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 135th का जो क्वेश्चन है आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है, हड़प्पास अर्बन कल्चर बिलोंग्स टू ब्रोंज एज। तो ब्रोंज एज से बिलोंग करता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है। ड्यूरिंग हड़प्पा पीरियड पीपल इन गुजरात डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स, बिल्कुल सही है, आपका सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है अमंग डिस्कवर्ड सिटीज एरिया ऑफ राखीगढ़ी इज लेस देन दैट ऑफ हड़प्पा। नहीं, राखीगढ़ी का जो एरिया था वो सबसे बड़ा था, इसलिए आपका जो स्टेटमेंट 3 है वो गलत है। और 135th का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1 and 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। 136th क्वेश्चन है, 136th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड वेरी लेस इन ऋग्वेदा। ऋग्वेद में किस चीज़ का सबसे कम उल्लेख किया गया है। तो ऐसा है कि आपका जन्म, विष और कुल, इसका तो मेंशन्ड है, लेकिन जो गृह है ये कम मेंशन किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। 137th, मुद्राक्षस के नाटक के लेखक कौन है। तो इनके लेखक जो है विशाख दत्त हैं। कुछ क्वेश्चंस है जो हमेशा हम पढ़ते हैं और वो आया भी हुआ है। 138 क्वेश्चन है, 138 में डाउट है क्योंकि थोड़ा सा ऑप्शन में वो है, मैं आपको समझा देता हूँ। समुद्रगुप्त रूल किए थे 315 AD से 380 AD तक, तो ये गलत है। 330 से 380 के बीच में रूल किए थे, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट सही है कि डिफीट किए थे प्रिंस गंगा यमुना डोआब के और उनको गुप्ता एम्पायर में इनकॉर्पोरेट भी किए थे, सही है। हरिसेन उनके कोर्ट पोएट थे, ये भी सही है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो ये कौन सा गलत है ये बोल रहा है, कौन सा सही नहीं है। तो ओनली वन होना चाहिए था और ओनली वन इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसका ये विलोपित हो सकता है। 139 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द टाइटल ऑफ जगत गुरु बादशाह। किनको जगत गुरु बादशाह का खिताब दिया गया था या उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी यूसुफ आदिल शाह, ये सही है इसका आंसर। 140 मैच करने बोल रहा है, जैसे आपका मोती मस्जिद आगरा का किन्होंने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था, मतलब ए का 1 हो गया, आपको पता ही है। आपने याद किया होगा मोती मस्जिद आगरा वाले शाहजहां के हैं, दिल्ली वाले औरंगज़ेब के हैं, तो फर्स्ट और फोर्थ को आपको पता ही था। आपका जो जमाली मस्जिद है ये हुमायूं ने बनाया था, और आपका जो जहांगीरी महल था वो अकबर ने बनाया था। जहांगीरी महल अकबर ने अपने जो राजपूत वाइफ्स थे उनके लिए बनाया था जहांगीरी महल। तो इसका जो आंसर है
140 का, वो है आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी। 141 क्वेश्चन है, फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस इंडिकेट टू विच आइलैंड। देखिए सेकंड वाला पॉइंट देख के ही आप समझ जाते हैं कि इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, बैरन आइलैंड है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। लोकेटेड इन अंडमान सी, इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो, ऑप्शन नंबर डी है सही, बैरन आइलैंड्स। 141 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 142 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप। इसमें से रबी क्रॉप कौन सा नहीं है, रागी एक रबी क्रॉप नहीं है, पीस, मस्टर्ड और ग्राम एक रबी क्रॉप है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है रागी। 143 क्वेश्चन, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है ये 143 जो है। कोल बेस्ड पावर स्टेशन में कौन सा मैक्सिमम कमीशन कैपेसिटी है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सीपत का कितना आपको पता है, 2980 है ना, 2980। सोलापुर का कितना है, 2300, 2980 है आपका सीपत का, सोलापुर का है 2320, तालछर का है 3000, तालछर का 3000 है, विंध्याचल का है आपका 4760, विंध्याचल का है आपका 4760, तो सबसे ज़्यादा हो गया विंध्याचल का, ऑप्शन नंबर डी सही है। 143 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 144 रिवोल्ट के बारे में पूछ रहा है और उसके जो पर्सन्स है वो पूछ रहा है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चेरो रिवोल्ट जो है ये भूकन सिंह के द्वारा है, फ़कीर रिवोल्ट जो है वो मजरूम शाह के द्वारा है, कुकर रिवोल्ट जो है वो जवाहर भगत के द्वारा है, और नायक रिवोल्ट जो है वो आंचल सिंह के द्वारा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है 144 क्वेश्चन का। 145 क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो दो स्टेटमेंट है, ये दोनों के दोनों जो है वो गलत है। लैंड होल्डर्स एसोसिएशन 1828 में नहीं बना हुआ था, वो 1838 में बना हुआ था, और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन भी 1848 में नहीं बना था, वो 1851 में बना था। तो जितना मैंने देखा दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। 146 क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट फिर से दिया हुआ है, स्टेटमेंट वाले बहुत आए हैं क्वेश्चंस। रेडियोमेट्रिक डेटिंग के हिसाब से अर्थ का एज 4.6 बिलियन ईयर से हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, स्टेटमेंट 1 सही। प्री कैम्बियन पीरियड 67.6% ऑफ द अर्थ हिस्ट्री तो दिखा रहा है, लेकिन 80% से ज़्यादा है, ऐसा मैंने सर्च किया, तो सेकंड स्टेटमेंट हो गया गलत, तो इसके हिसाब से आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट 1 सही, स्टेटमेंट 2 गलत, तो 146 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 147 क्वेश्चन, ये भी काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन हैं, बताइए 5 मतलब आपके रोज हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। जो चैंपियन सीरीज़ है ये आपका नॉर्थ ईस्ट ऑफ मैसूर सिटी टू ईस्ट ऑफ बेंगलोर है। आपका जो चंपानेर सीरीज़ है ये है जबलपुर एंड रीवा डिस्ट्रिक्ट्स। आपका क्लोजपेट सीरीज़ जो है ये है आपका बालाघाट एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। आपका खोंडालाइट सीरीज़ जो है ये आएगा आपका नॉर्दर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ कृष्णा वैली। आपका साकोली सीरीज़ जो है ये आएगा जबलपुर एंड रीवा डिस्ट्रिक्ट्स, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 148 क्वेश्चन है, ये भी आपको मैच द फॉलोइंग करने को कह रहा है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दीफू जो है ये कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को मैंडले से, म्यांमार। जो मुलिंगला है ये कनेक्ट करता है उत्तराखंड और तिब्बत को। पेंसिला जो है ये कनेक्ट करता है आपका कश्मीर और कारगिल को। बड़ा लाचा जो है ये कनेक्ट करता है आपका मनाली और लेह को, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 148 का ऑप्शन नंबर डी। 149 क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट वाइज है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए सबसे पहले तो मेन आइलैंड ऑफ बंगाल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, सबको पता है, ये कनेक्ट करने का 10 डिग्री चैनल से कनेक्ट किया जाता है, ये भी पता है। इंडिया के पास 615 आइलैंड है, ये गलत है। इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा आइलैंड है, मोर देन 1000 आइलैंड्स हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन 2 और 3 सही है, ऑप्शन 1 मतलब स्टेटमेंट 1 गलत है, ऑप्शन स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। आपका जीएस पार्ट वाला जो है लास्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी कठिन क्वेश्चन है, डैम का लेंथ पूछ रहा है। अब जितना मैंने सर्च किया इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो राजघाट है वो सबसे लंबा है, मोर देन 10 किलोमीटर्स है, ठीक है, उस हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए इसका। बाकी थोड़ा सा डाउट है ऑप्शन नंबर बी में भी और एक और ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी आप मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन में। तो ये तो रहा आपका इंडिया जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस वाला पार्ट। आपका जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, इसमें सभी क्वेश्चंस समय की कमी के चलते मैं नहीं बना पाया हूँ,
तो जितना मैंने बनाए हैं और एक दो लोगों से पूछे हैं उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ। बाकी देखिए पेपर का मैं एक बार और बता देता हूँ, पेपर काफ़ी टफ रहा है। इंडिया जीएस काफ़ी टफ रहा है, अच्छे से पढ़ के भी 25-30 क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद वाले क्वेश्चन कैसे बनेंगे मुझे तो नहीं पता, क्योंकि काफ़ी हार्ड था। छत्तीसगढ़ में भी 35 क्वेश्चन से ज़्यादा बनाना, काफ़ी अच्छे से पढ़े होगे तभी बनेगा 35-38 क्वेश्चन से ज़्यादा। और एप्टीट्यूड रीजनिंग भी काफ़ी हार्ड था, तो इसमें भी 30-35 क्वेश्चन एक अच्छा स्टूडेंट बनाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आप, मैंने जितना क्वेश्चन बताया सबको ऐड करके आप देख सकते हैं कि पिछले बार के कट ऑफ से तो इस बार कम जाने वाला है। बाकी टेक्निकल का कट ऑफ जब शुभम सर अभी आपका वीडियो लेके आएंगे तब आपको पता चलेगा कि उसका पेपर कैसा आया है। बाकी जितना मैं देख रहा था कि टेक्निकल का पेपर इसके कंपैरिजन में काफ़ी इजी आया है। चलिए, आपका जो एप्टीट्यूड सेक्शन है, मैं सभी क्वेश्चन को रीड नहीं करूँगा, बस ऑप्शन बताते चलूँगा जितना का ऑप्शन का आंसर मेरे को पता है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा था वो ऑप्शन नंबर बी आ रहा था, 23.33%। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं सॉल्व नहीं किया हूँ। जो इस टाइप के हैं, जो आपका सीरीज़ है या फिर आपका जो वर्डिंग्स वाले हैं, जो ABCD और उसके नीचे 1 2 3 4 करके, या सीरीज़ वाला, ये सबको मैं सॉल्व नहीं किया हूँ, समय लगता है और उतना समय था नहीं। देख लीजिएगा कहीं और से आपको आंसर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन नहीं बताया मैंने, ऑप्शन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर डी आ रहा है। बोथ कंक्लूजन 1 and 3 फॉलोज, और 2 और 4 जो है वो फॉलो नहीं कर रहा था। 2, 4 और 5 सिर्फ 1 और 3 फॉलो कर रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बी आ रहा है, किसी तरीके से बी आ रहा था। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर जो है बी आ रहा है, 17। सिक्स्थ क्वेश्चन का जो आंसर है, जो आपका ये सीक्वेंस वाला जो है, इसको मैंने सॉल्व करके देखा था। मैक्सिमम चांस है कि डी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि सी का जो मार्क्स है वो 74 मार्क्स हो। सेवेंथ सॉल्व नहीं कर पाए हैं, नहीं किए हैं। एट्थ नहीं किए हैं, समय नहीं मिला है इसको करने का। बन जाएगा ये, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, माइनस प्लस इंटू करके। नाइन्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, सिस्टर इन लॉ होना चाहिए, 2 परिवार कह रहा है। काफ़ी कंफ्यूजिंग टाइप लगा था मुझे ये क्वेश्चन, पता नहीं क्या आंसर है इसका। 10th क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे कि उनका 35 आंसर आया है, लेकिन 36 और 37 हो सकता है, 33 नहीं होगा, इतना पता है। ठीक है, 35 तक पहुंच गए हैं तो 33 तो नहीं हो सकता है। 35, 37, 36 में कोई हो सकता है। 11th क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, 12th नहीं बनाए हैं, 13 नहीं बनाए हैं, 14 नहीं बनाए हैं, 15 नहीं। 15 का आंसर सी आ रहा था, देख लीजिएगा, 15 का आंसर सी आ रहा था। स्टेटमेंट दिया है और उसका क्या एजम्पशंस है ये वाला। जो आपका 16th क्वेश्चन है, जो आपका 16th क्वेश्चन है, ये आ रहा है आपका सी। देख लीजिएगा, ये काफ़ी आसान था, थोड़ा बहुत देखने वाला बात था, बस ये मैंने देखा था। 17th नहीं बनाए हैं, ये बन जाता है, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा समय अगर मैं इसमें बैठ के देखूंगा तो बन जाएगा, लेकिन वही बात है ना, डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है। ये सब क्वेश्चंस अगर मैं घर में बैठ के बना रहा हूँ तो मेरा माइंड अलग है, लेकिन आप अगर ये क्वेश्चंस को एग्ज़ाम हॉल में बैठ के बना रहे होंगे तो कितना टफ पड़ रहा होगा, ये मैं समझ सकता हूँ। जब मैंने पेपर देखा तो काफ़ी मैं शॉक्ड रह गया कि किस लेवल का पेपर आ गया है। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि CGPSC अभी बाकी सब पेपर्स में बहुत टफ क्वेश्चंस पूछ रहा था, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते थे इतना टफ, लेकिन हम तो एक्सपेक्ट नहीं किए थे। 18th क्वेश्चन भी मैं नहीं देखा हूँ। 19th क्वेश्चन में देखा था, इसका आंसर सी आ रहा था, 1992। सिंपल से बनता है ये, 1 से 9 तक 1 ले लीजिएगा, 10 से आपका 99 तक 2 ले लीजिएगा, और 100 से जो 700 है इसमें 3 ले लीजिएगा, सबको ऐड कर दीजिएगा, 1992 आ जाता है। 20 को मैंने नहीं देखा है। 21st क्वेश्चन जो है, इसका आंसर ए आ रहा था, 108 रुपये। 21st क्वेश्चन का आंसर ए आ रहा था। अगर आप बोलेंगे तो इसका डिटेल्ड सोल्यूशन भी हम प्रोवाइड कर देंगे, नॉन टेक्निकल का भी और टेक्निकल का भी, एकदम डिटेल में हम उसको समझाएंगे, पार्ट बाय पार्ट वो आएगा, अच्छे से एनालाइज कर जाइएगा, गलती वलती को देख लीजिएगा। वो स्टूडेंट्स, एकदम नए स्टूडेंट्स जो अभी अभी ये टेस्ट को अटैम्प्ट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सही तरीका है देखने का कि कहाँ कहाँ वो गलती कर रहे हैं और कैसे अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। हमारा जो नया बैच है वो भी 5 सितंबर से फिर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड आया कि 28 को एग्ज़ाम है सर, और एक नया बैच फिर से स्टार्ट करें हम। तो एक बैच तो हमने 22 तारीख को स्टार्ट कर दिया था, एक सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर देंगे और वो सब्जेक्ट बाद में कंप्लीट हम कर देंगे उसको। 5 तारीख से एक नया बैच स्टार्ट होगा, एकदम कंसेप्चुअल, एकदम फाउंडेशन बैच रहेगा,
मतलब एकदम डिटेल से पढ़ाया जाएगा। 6 महीना उसका मिनिमम ड्यूरेशन रहेगा उसको कंप्लीट करने का, और उस कोर्स को करने के बाद मुझे नहीं लगता कहीं और का आपको कोई कोर्स या फिर कुछ और पढ़ने का ज़रूरत पड़ेगा। क्वेश्चंस बस लगाना रह जाएगा, बार बार क्वेश्चंस लगाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 21st का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 22nd का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 85,150। अब जैसे सॉल्व होने का रहेगा एक आध वीडियो हम ला के एक्सप्लेन कर देंगे। 23rd का आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर डी। 23rd का आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर डी। और ये मैं सेट ए की बात कर रहा हूँ। जब आप एक वीडियो को देख रहे होंगे तो क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, पॉज कर करके आप देख लेंगे। 24th क्वेश्चन जो है 24th क्वेश्चन जो है इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। 24th क्वेश्चन जो है इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। 25 और 26 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ई। 26 क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, 25th क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। 26 क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। ट्वेंटी क्वेश्चन आपका 27th क्वेश्चन जो है इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, 10:11। 28 क्वेश्चन जो है इसका आंसर आ रहा है 31,500, ऑप्शन नंबर ए। 28 क्वेश्चन का आंसर है ए। 29 क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 8√5। 29 क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 8√5। 29 का आंसर है ए। 30th क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, 52.625। 52.625 30th क्वेश्चन का आंसर है 52.625। एप्टीट्यूड भी काफ़ी घुमावदार और लेंदी पूछा है, तो इसमें भी समय बहुत कम पड़ गया होगा, प्लस वहाँ का माइंडसेट में क्वेश्चन बनाना काफ़ी मुश्किल रहा होगा, हम समझ सकते हैं। 30th का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 31st का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। 31st का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 31st का ऑप्शन नंबर बी। 32nd का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 31st का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी ठीक क्वेश्चन था ये भी। पहले 5 दिन जो है विकास ने ही काम किया, ठीक है, 30 दिन में काम करता है, तो उसका 1 डे बना के 5 दिन का हटा दीजिएगा, और 1/3 काम कर रहा है कौन, आलोक। जो बचा हुआ काम है उसका 1/3 हटा दीजिएगा, बाकी जो काम बचा है वो विकास और सुनील ने मिल के किया। अब दोनों का जो 1 डे वर्क है निकाल के डिवाइड करके आप निकाल लेंगे तो 14 दिन आ जाता है टोटल में। तो 32 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 33 को मैं नहीं देखा हूँ। 34th क्वेश्चन है आपका, इसका जो है आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, 1968.75। 35th जो है वो थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन में। 36th क्वेश्चन है आपका, ये भी थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में। 36th क्वेश्चन में इसका आंसर क्या हो सकता है। थर्टी क्वेश्चन को 36 क्वेश्चन सॉरी 36 और 37 क्वेश्चन जो है शायद स्कैन नहीं हुआ है। 36 क्वेश्चन का आंसर मैंने निकाला था, उसका बी आया था। 36 क्वेश्चन जो है उसका आंसर बी आया था, सेट ए के हिसाब से देख लीजिएगा। 37 को नहीं बनाए थे, 38 नहीं देखे हैं। 39 का आंसर डी है। 39 का जो आंसर है वो डी है। सिंपल क्वेश्चन था ये। इसमें जो है आपको कंसिडर करना होता है कि कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस में से किसी को 100 रुपये ले लीजिए, उस हिसाब से उसका सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, उसके हिसाब से कंडीशन दिया हुआ है, उसको फुलफिल करके आप लास्ट का जो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। सिंपल है, अर्थमेटिक है। 39 का आंसर डी है। 39 का आंसर डी है। 40 का जो आंसर है वो है बी। 40 का आंसर बी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इसमें आपको ये देखना था कि कौन आदमी कितना शेयर लगाया है, कितना इन्वेस्टमेंट लगाया है और कितने टाइम तक लगाया है, मतलब उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। ये पहला कंसेप्ट था। और 2 लोगों का प्रॉफिट का परसेंटेज को माइनस करके एक वैल्यू दिया हुआ है, प्लस 100% प्रॉफिट में से 15% को यूज़ किया गया है कोई काम के लिए, रेंट और मेंटेनेंस के लिए, तो 85% वाला बात है। सिंपल अर्थमेटिक लगाएंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाएंगे तो बन जाता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें। 40th क्वेश्चन का आंसर है बी, 35,340। 41st का आंसर है, सिंपल है ये, आपको वॉल्यूम निकालना था,
दोनों का, और वॉल्यूम का आपको रेट दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। 41st का आंसर आता है सी, एग्जैक्ट आएगा 33.33, 41st का आंसर है सी। कैलकुलेशन ज़्यादा था, बस वही बात है। 42nd का आंसर फिर से आ गया वही प्रॉफिट लॉस वाला। 42nd का आंसर है ए, लॉस गया है ये 17/1/7, ठीक है, लॉस गया है 17/1/7, 7.14% आएगा, आप पॉइंट में निकालेंगे तो। 42nd का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 43rd का आंसर है डी। सिंपल है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले इसको 3 चीज़ें दी हुई हैं, कोई वैल्यू है, कोई 5 डिजिट नंबर है 826 AB। AB का वैल्यू निकालिए, एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है उसमें पुट कीजिए और आंसर लाइए। अब AB का वैल्यू निकालोगे कैसे? तीन चीज़ें दी हुई हैं आपका हेल्प के लिए। सबसे पहले 11 से डिविजिबल कब होगा बताइए मुझे। 11 से डिविजन तब होता है या तो आपका सम जो है वो 11 से डिविजिबल हो जाए, या मान के चलिए कि आपका जो अल्टरनेट डिजिट्स है उसका जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल हो जाए, या उनका जो डिफरेंस है वो जो है 0 हो जाए, ऐसा कुछ रहता है। तो उसमें से एक कंडीशन आ गया तो ए और बी का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसके बाद 3 में क्या रहता है आपको पता है? 3 में कैसे रहेगा? 826 के बाद क्या आने से 3 हो सकता है, देख लीजिएगा। दोनों का डिफरेंस शायद 1 आ रहा था, ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 आ रहा था। तो ए को 1 और ए को 2 और बी को 1 रखने पे क्या आ रहा है? ट्रायल एंड एरर 2-3 बार करेंगे तो आपको 5 डिजिट नंबर मिल जाएगा, ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा, पुट करेंगे एक्सप्रेशन में तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 43 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 44 को नहीं देखे हैं, समय थोड़ा सा देख नहीं पाए इसको। 45 का आंसर है डी, 70 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आएगा। सिंपल है, स्पीड डिस्टेंस रिलेशनशिप है। 7 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड लेस हो गया तो 33 मिनट और 20 सेकंड वो लेट हो गया, बस यही चीज़ ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी सही है, नॉर्मल स्पीड उसका 70 किलोमीटर पर आवर है। 46 क्वेश्चन, एक्सप्रेशन को सॉल्व करने को बोला है। सिंपल आप उसको रूट से बाहर निकालते जाएंगे, जो जो वैल्यू सेम आ रहा है तो आपका आंसर आ जाएगा बी, √3 + √5 - √7। तो 46 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 47 क्वेश्चन है, बार चार्ट दिया हुआ है। सिंपल रहता है ये सब क्वेश्चन, लेकिन हमारा दिमाग वहाँ पे ठंडा होना चाहिए तब बनता है। 47 का जो आंसर आ रहा है वो सी आ रहा है, 4:5 आएगा, 4:5 आएगा। 47 का सी ऑप्शन है। 48 क्वेश्चन जो है, अब ये वाला जो है इतना बड़ा बड़ा वैल्यू था। सबसे पहले आपको 900 में ये सबको डिवाइड करना था, कितना कितना टोटल आया। अब टोटल के बाद बॉयज़ कितने थे, गर्ल्स कितने थे, और उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से पुट करके आंसर निकालना था। 48 का आंसर ए आएगा 22.22%। 48 का आंसर ए आएगा 22.22%। 49 का आंसर है बी, 31:27 उसका रेशियो आएगा। 31:27 उसका रेशियो आएगा। 49 का आंसर है बी। और आपका 50th क्वेश्चन का आंसर है डी, 3 आएगा। मतलब 3 ही महीने ऐसे हैं जिसमें आपका डीलर एस का जो वो है, मतलब सेलिंग है वो कम रहा है आपके डीलर क्यू के 6 महीने के एवरेज से। इसमें जो वैल्यू था वो 1 के बराबर हो गया था, लेकिन वो कम कितना है ऐसा बोला था, इसलिए 3 ही आंसर होगा। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3। तो जितना क्वेश्चंस मुझे मिल पाए मैंने उसके आंसर्स आपको बता दिए। कुछ क्वेश्चंस मैं नहीं बता पाया हूँ, एप्टीट्यूड के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला, और एप्टीट्यूड बहुत लेंदी है और क्लिक करना भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है। कहीं और से आप सोर्स कर लीजिएगा, या हमको अगर मिलता है, हमारे पास अगर समय होगा तो हम और वीडियो बना देंगे इसका। बाकी छत्तीसगढ़ और इंडिया का मैक्सिमम क्वेश्चंस सही होंगे। कुछ क्वेश्चन हो सकता है हमसे गलत हो गए हों, और एप्टीट्यूड में भी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत हो गया हो जाता है। बाकी मिलाइएगा, जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन हमने गलत बता दिया तो एक्सप्लेन करके उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, एस्पिरेंट्स को हेल्प हो जाएगा उससे। प्लस निराश मत होइएगा, ठीक है। एग्ज़ाम सबके लिए टफ़ आया है, सिर्फ आपके लिए टफ़ नहीं आया है। कट ऑफ सबके लिए कम जाएगा, सिर्फ आपके लिए कम नहीं जाएगा। कट ऑफ एनालिसिस हम ज़रूर करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इरेटिक मार्क्स आने के चांसेस हैं, क्योंकि एससीएस पेपर में आपका नेगेटिव नहीं होता है। नेगेटिव नहीं होता है तो हर जो स्टूडेंट है वो अटेम्प्ट करेगा। अब अगर अटेम्प्ट करेगा तो हो सकता है कि उसका सही हो, किसी का लक लग जाए, और ये है वो है, इस टाइप की बात है। अगर मैं मोटा मोटी बोलूँ कि कितने क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर सेक्शन में सही करने पे अच्छा अटेम्प्ट या अच्छा स्कोर माना जा सकता है, तो मैं छत्तीसगढ़ से स्टार्ट करता हूँ। तो अगर आप 35+ हैं छत्तीसगढ़ में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है आपका, अगर आप सही हैं 35+ में। तो इंडिया में बात करें तो 32+ या 30+ भी अगर आपका है तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है आपका। एप्टीट्यूड रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो 35 से 37+ अगर आपका है, 35+ है या 32+ भी है तो भी आपका बहुत सही है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मोटा मोटी 100 के आसपास पहुंच रहे हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है।
अगर आपका सही हो रहा है और सही बना के आए हैं और उसके बाद 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन तुक्का मार के अगर आपसे कुछ सही हो रहा है, मतलब किसी का भी मार्क अगर 200 प्लस आता है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। बाकी कट ऑफ इससे भी कम जाने के चांसेस हैं, बहुत चांसेस हैं एक्चुअली। तो बने रहिएगा, कुछ दिक्कत होगा तो हम हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे दिया हुआ है, व्हाट्सएप कीजिएगा, उसमें रेस्ट कीजिएगा। कल से नया तैयारी में लग जाइएगा क्योंकि बहुत पोस्ट है। रुकिएगा मत जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, मेहनत करते रहना है, क्योंकि कर्म करते रहना है। फल की अपेक्षा तो क्या है, हमारे कर्म के हिसाब से डिपेंड करेगा, हो जाएगा। मेहनत करते रहना है, बाकी ऊपर वाला तो देख ही रहा है। बाकी और कोई चीज़ में अगर दिक्कत होता है तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। कंसेप्चुअल बैच जो फाउंडेशन बैच है उसका भी मैंने बता दिया है कि 5 तारीख से 5 सितंबर से नया बैच स्टार्ट होगा। वो बैच इस तरीके से बनाया गया है कि एकदम डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों, टेक नॉन टेक, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। आपका जो हमारा एड्रेस है इंस्टीट्यूट का वो है गोल चौक, आपका DDU नगर रायपुर में। नंबर दिए गए नंबर में आप व्हाट्सएप करके और डिटेल्स पता कर सकते हैं। ठीक है, इसी बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आपका टेक्निकल वाला जो एनालिसिस है जल्द ही हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, थैंक यू।